Dear aspirants, welcome to part 3 of the J&K Reorganization Act and its amendments. In today's lecture, we will discuss about the section 24 to section 35 of the J&K Reorganization Act. Before starting our description, here's a brief overview of our YouTube channel. You can subscribe to our channel at this link, or if you need notes of our online videos, you can contact us on the number given on your screen here. So let's start today's session. आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से, विच डील्स विद द ओथ और एफर्मेशन बाय द मेंबर्स. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी कोई मेंबर किसी लेजिस्लेचर में सिलेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल पर्सन ने जो है इलेक्शन जीता हुआ है किसी असेंबली सीट के लिए, अब उस सीट को ऑक्यूपाई करने से पहले दे हैव टू टेक ओथ, एक कसम, जिसको हम लेमैन टर्म्स में बोल सकते हैं कसम खानी है, एफर्मेशन, मतलब उनको अग्री करना है कुछ टर्म्स पे, तब जाके जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो अपनी जो सीट है लेजिस्लेचर में उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो इस ओथ का और इस एफर्मेशन का एक प्री डिवाइज फॉर्मेट है, एक फिक्स फॉर्मेट है, जिसके हिसाब से उस कसम को वो दोहराते हैं. तो ये कसम वो किसके सामने लेते हैं? ओथ इनको एडमिनिस्टर कौन करता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी. अगर एलजी अवेलेबल नहीं है, ही कैन ऑथराइज सम अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ हु कैन एडमिनिस्टर ओथ टू दीज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. सो कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो है तब तक असेंबली में सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, तब तक असेंबली की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, जब तक कि वो ओथ ना ले. अगर उसने ऐसा किया, ओथ लिए बिना ही वो असेंबली की प्रोसीडिंग्स में आता गया, तो उसमें एक पेनल्टी इम्पोज होती है जो हम आने वाले सेक्शंस में देखेंगे. तो ज़रूरी है कि किसी मेंबर के लिए जो इलेक्ट हुआ हो टू द असेंबली, वो ओथ ले in presence of the LG or some person appointed by him in this behalf. अब आपको पता है असेंबली का मेन काम जो है वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती है, वहाँ लॉज पास होते हैं, वहाँ डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पब्लिक मैटर्स डिस्कस होते हैं. तो अब असेंबली में डिसीजंस जो हैं वो लिए कैसे जाते हैं? कुछ लेट से अगर 50% ऑफ द मेंबर्स जो है वो किसी डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, 20% किसी और को डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, 10% किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिसाइड कैसे किया जाए कि फाइनल डिसीजन असेंबली का क्या है? तो इसमें असेंबली में वोटिंग होती है. हर एक मेंबर जो असेंबली का है वो वोट करता है किसी चीज़ के या तो फेवर में या अगेंस्ट में. फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल पास करनी है, तो कितने लोग फेवर में हैं, यस कितने लोग कह रहे हैं इस बिल पे, और नो कितने लोग कह रहे हैं. तो जितने भी डिसीजंस होते हैं असेंबली के, वो थ्रू मेजॉरिटी लिए जाते हैं. यानी कि ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो किस चीज़ के फेवर में है, उसी चीज़ को जो है माना जाता है कि असेंबली ने जो है इस चीज़ को पास किया है या इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है. अब कभी अगर ऐसा हुआ कि असेंबली में कभी जो है वैकेंसीज हुई, ठीक है, किसी मेंबर की सीट जो है वो वैकेंट हो गई, वो अनऑक्यूपाइड है, वो मेंबर जो है अब इस असेंबली में नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसके बगैर भी असेंबली में जो है वैकेंसी के बावजूद भी वोटिंग के थ्रू, मेजॉरिटी के थ्रू जो है मैटर्स जो है वो डिसाइड होते हैं और वही असेंबली का डिसीजन माना जाता है. अब यहाँ पे आप देखिए सेक्शन 25 में एक वर्ड यूज़ हुआ है, कोरम. कोरम का मतलब क्या है? जब भी असेंबली के सेशंस शुरू हो जाते हैं, जब भी असेंबली जो है वो किसी चीज़ के डिस्कशन के लिए जमा हो जाती है, फॉर एग्जांपल बजट पास करना हो उसके लिए, या विंटर में सेशन लगता है, या मॉनसून सेशन लगता है, ऐसे ही अलग अलग सेशंस होते हैं. तो जब इन सेशंस में असेंबली मेंबर्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं असेंबली में, जैसे आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा, पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन होता है अराउंड जून जुलाई, या एग्जैक्टली नहीं, बस इसी टाइम के अराउंड, या इसी तरह विंटर सेशन होता है, फिर बजट का सेशन फरवरी में होता है. तो मेंबर्स जो हैं ये जमा हो जाते हैं, इस टाइम पे मैटर्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं. बट ज़रूरी है कि एक एटलीस्ट बेसिक नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो असेंबली में प्रेजेंट हो, तभी जाके डिस्कशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो JNK की असेंबली है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से देयर शुड बी एटलीस्ट 10 मेंबर्स और 1/10 of
टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारी असेंबली में कितनी प्रपोज्ड है, 107। तो इसका 1/10 अगर आप करें, इट इज अप्रोक्सीमेटली 11। तो या तो हमारे पास असेंबली में 10 मेंबर्स होने चाहिए या 11, दोनों में से जो ज्यादा है। यहाँ दोनों में से ज्यादा क्या है, 11 ही है। तो 11 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम 107 को कंसिडर करें उसके हिसाब से 11। अगर 11 मेंबर्स हमारी असेंबली में होंगे तब जाके असेंबली का सेशन जो है वो शुरू हो सकता है। अगर 11 मेंबर्स नहीं है, अब अगर लेट से ये 107 नहीं, ये फिगर कुछ और है, तो उस टाइम पे लेट से हमारे पास 1/10 करके 8 आ रहा है या 7 आ रहा है। ठीक है, तो 10 मेंबर्स या 1/10, इन दो में से जो ज्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कभी मेंबरशिप जो हाउस की है वो 1/10 करके 8 ही आ रही है या 7 आ रही है, तो उस टाइम पे 11 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। उस टाइम पे देखा जाएगा कि 10 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके असेंबली का सेशन जो है वो हो सकता है। अब अगर ये 10 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए या 11 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो उस केस में क्या है, उस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि स्पीकर जो है असेंबली का स्पीकर, ही इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ही कैन एडजर्न, वो पोस्टपोन कर सकता है असेंबली के सेशन को, वो डिले कर सकता है असेंबली के सेशन को जब तक असेंबली का कोरम जो है वो बराबर आ जाए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26, जिसका मतलब है, जो कह रहा है, डील करता है विद द वैकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि एक असेंबली में सीट जो है वो कब खाली हो जाती है। बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जब एक असेंबली में सीट खाली हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई मेंबर जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट हुआ है असेंबली में, अब उसने अपनी सीट वहां ऑक्यूपाई की हुई है, तो उसकी सीट को कब माना जाएगा कि ये वैकेंट है। पहली सिचुएशन ऐसी है कि अगर एक मेंबर जो है वो इलेक्शंस में पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हो रहा है और स्टेट असेंबली में भी इलेक्ट हो रहा है, लेट्स से किसी जगह पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस है, पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन जो है वो साथ साथ हो रहे हैं। अब जो कैंडिडेट है ये यहाँ भी सिलेक्ट हो गया और यहाँ भी सिलेक्ट हो गया, रादर इलेक्ट हो गया, तो इस केस में क्या होता है, अगर इस मेंबर ने असेंबली की सीट से रिजाइन नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट में इसकी सीट जो है वो वकेट हो जाती है। ठीक है, असेंबली की सीट से अगर इसने रिजाइन नहीं किया तो ये पार्लियामेंट की सीट इसकी ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, तो ये मेंबर जो है इसी असेंबली का रह जाता है। या तो इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है इस कैंडिडेट को कि ये अपनी असेंबली सीट से रिजाइन करे और पार्लियामेंट की सीट को रिटेन करे। अगर उसने ऐसा किया तो असेंबली में जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरी सिचुएशन में, या अगर किसी मेंबर ने रिजाइन किया, ठीक है, रेजिग्नेशन के केस में भी, रिजाइन करने के केस में भी जो है सीट वैकेंट हो जाती है। ये रेजिग्नेशन जो है स्पीकर को सबमिट किया जाता है, स्पीकर ने अगर इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया तो पार्लियामेंट की जो असेंबली की जो सीट है वो वैकेंट मानी जाती है। और इसके अलावा तीसरी सिचुएशन जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, अगर कोई मेंबर असेंबली का एब्सेंट रहता है असेंबली की प्रोसीडिंग से फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, कंटिन्यूसली एब्सेंट है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द स्पीकर, तो इसमें क्या, इस केस में क्या हो जाए, इस केस में भी इनकी सीट जो है वो वैकेंट मानी जाती है। ठीक है, 60 डेज के लिए बिल्कुल अटेंड नहीं किया असेंबली, बिल्कुल किसी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही स्पीकर को कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये मेंबर आ क्यों नहीं रहा है असेंबली में, व्हाट इज़ द इशू, तो उस केस में भी जो है सीट को वैकेंट माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें एक मेंबर की सीट जो है असेंबली में वैकेंट हो जाती है। देन कम्स द डिस्क्वालिफिकेशन, कि एक मेंबर जो है उसको कब माना जाएगा कि वो असेंबली से डिस्क्वालीफाई हो गया। मेंबर का मतलब, जैसा हम पहले से देखते आए हैं, जो इलेक्ट हो जाता है असेंबली में उसको असेंबली का मेंबर माना जाता है। तो वो कब माना जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। सबसे पहला केस, इफ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, फर्स्ट कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का पहले मतलब क्या है, पहले हम ये समझेंगे। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मतलब है
कि अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, या यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K या कोई और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, अगर वहाँ पे किसी असेंबली मेंबर ने कोई ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसको माना जाएगा ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि एक असेंबली मेंबर जो है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो उसको माना जाता है ही इज ऑक्यूपाइंग एन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो उस केस पे वो डिस्क्वालीफाई असेंबली से हो सकता है। दूसरा, वो वाली डिस्क्वालिफिकेशंस भी उस पर अप्लाई होती हैं विच आर एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102। अगर 102 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द सेम डिस्क्वालिफिकेशंस अप्लाई फॉर द मेंबर्स ऑफ द J&K असेंबली। तो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के अलावा आर्टिकल 102। अब ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि कोई मिनिस्टर है तो माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट की कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं, मिनिस्टर वाला नहीं। मिनिस्टर को कंसिडर नहीं किया जाता है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, चाहे वो कहीं का भी मिनिस्टर हो, स्टेट का हो, सेंटर का हो, यूटी का हो, इट डज नॉट इम्प्लाई इट इज द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। अब अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट आ रही है कि ये जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ऑक्यूपाई कर रहा है, या ये 102 जो आर्टिकल है उसके अंदर जो है ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो अब इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, मैं इनके अंडर फॉल नहीं करता हूँ, बट कंप्लेंट बोल रही है कि हाँ जी ये इसके अंडर फॉल कर रहा है। तो अगर डिफरेंट व्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, तो ऐसे केस में क्या, कौन डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालीफाई वाकई में ये मेंबर हो रहा है या नहीं? तो फाइनल डिसीजन जिस अथॉरिटी का है वो है LG। तो हमारे LG जो है वो डिसाइड करेंगे ये मैटर कि डिस्क्वालिफिकेशन वाकई तौर पर हो रही है या नहीं। बट इट इज़ रिकमेंडेड कि LG जो है वो डिसीजन तभी लें जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसिडर करे। ठीक है, LG अपना फाइनल डिसीजन तब दे सकते हैं जब ये रिकमेंडेड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले डिस्कशन करें, उनकी ओपिनियन लें, और उसके बाद ही वो अपना फाइनल डिसीजन जो है इस मैटर में सुनाएं कि वेदर ए मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट। ये डिस्क्वालिफिकेशन की एक किस्म थी। देन अनदर इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी फेमस है इंडियन पॉलिटी में, अब वो J&K पे भी एप्लीकेबल है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 28। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्शन 28 बिल्कुल याद रखना है एज सच। ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफेक्शन। इंडियन पॉलिटी में इस वर्ड की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिफेक्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इंडियन पॉलिटी में, तभी जाके इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये इसमें सेम वही क्राइटेरिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है। ये 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये थ्रू 52nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो सेम क्राइटेरिया जो इस 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वही J&K असेंबली के सेक्शन 28 पे भी एप्लीकेबल है। अब अगर हम देखेंगे कि 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किसको माना जाता है। डिफेक्शन का मतलब होता है लेमैन टर्म्स में बिल्कुल सिंपल टर्म्स में भगोड़ा मन, मतलब भगोड़ा बनना, रेबेलियन, पार्टी बदलना। ओके, तो ये बिल्कुल लिटरल कॉमन टर्म्स में डिफेक्शन की ट्रांसलेशन है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफेक्शन लॉ के हिसाब से किसको माना जाता है। डिफेक्शन जो है वो 3 तरह की है, या तो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो डिफेक्शन करते हैं, या इंडिपेंडेंट मेंबर्स डिफेक्शन करते हैं, या नॉमिनेटेड मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, इसका कोई मेंबर जो है असेंबली में इलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब अगर ये मेंबर जो पार्टी ए के थ्रू, पार्टी ए की टिकट से असेंबली में इलेक्ट हो गया, ये अगर इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है,
और पार्टी बी में चला जाता है तो इसको डिफेक्शन माना जाएगा, इसको भगोड़ापन माना जाएगा, इसको पार्टी बदलना माना जाएगा। तो ऐसे केस में मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी कि एक बार जिस पार्टी के थ्रू आप असेंबली तक पहुंच जाते हैं उसके बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने पार्टी चेंज की एज एन इंडिविजुअल तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर्स। अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नहीं आते, जो खुद से इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है, जो अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बोलते हैं। वो मेंबर्स अगर असेंबली में आने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि एक मेंबर अगर इंडिपेंडेंटली किसी असेंबली में इलेक्ट हो रहा है, इलेक्ट होने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, उसको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। थर्ड केस है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए हमारे एलजी के पास पावर्स हैं, वो कुछ मेंबर्स को असेंबली में नॉमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, जो वुमेन है वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स असेंबली में आने के 6 महीने बाद 6 महीने बाद अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसको डिफेक्शन माना जाएगा। यानी कि 6 महीने से पहले पहले इनके पास प्रोविजन है, इनके पास ऑप्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर इन्होंने 6 महीने में ये ऑप्शन अवेल नहीं किया, 6 महीने के बाद ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस केस में भी डिफेक्शन माना जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं जो सेक्शन 28 के अंदर जो है डिफेक्शन माने जाते हैं, जिनकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की हो सकती है। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसपे मेंबर्स पर जो है पेनल्टी इंपोज हो सकती है असेंबली में बैठने के लिए, असेंबली में वोट डालने के लिए। किन किन केस में उन पे पेनल्टी हो सकती है? अगर वो असेंबली में बैठते हैं बिना ओथ लिए, जैसे हमने सेक्शन 24 में देखा ओथ लेना इंपॉर्टेंट है, एक प्री रिक्विजिट है असेंबली में बैठने के लिए। तो अगर कोई ओथ के बगैर असेंबली में बैठता है तो उस पर पेनल्टी हो सकती है, या अगर उसमें वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं जो ज़रूरी है असेंबली मेंबर बनने के लिए तो उस केस में भी पेनल्टी हो सकती है, या अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28 तो उस केस में भी अगर वो उस डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी असेंबली के सेशंस जो है उनको अटेंड कर रहा है तो उस केस में भी उस पर पेनल्टी इंपोज होगी। कितनी पेनल्टी इंपोज होगी? 500 रुपीज पर डे। अगर एक दिन ये असेंबली में बैठा बिना कसम लिए, या ये क्वालिफाई ही नहीं है असेंबली में बैठने के लिए, या डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो एक दिन का 500 रुपीज, 2 दिन बैठा प्लस 500, 3 दिन बैठा प्लस 500, तो ऐसे 500 रुपये चढ़ के इसके ऊपर जो है पेनल्टी इंपोज हो जाती है। तो क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया के अंदर कोई भी मेंबर अगर फिट होता है तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो और ये पेनल्टी जो है ये प्रॉपरली रिकवर भी करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में मेंशन है, बल्कि ये प्रॉपरली जो है रिकवर भी उससे हो जाएगी। तो इस केस में जो है पेनल्टी जो है मेंबर्स को पे करनी है, और उसके बगैर जो है वो असेंबली सेशंस को जो है अटेंड नहीं कर सकते। अब मेंबर्स जो है जो क्वालिफाइड भी हैं, जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने प्रॉपरली जो है ओथ भी ली है, अब वो असेंबली के मेंबर बन गए। अब उनके असेंबली मेंबर बनने के बाद उनके पास कुछ पावर्स और प्रिविलेजेस आ जाती हैं। जब वो असेंबली के मेंबर बनते हैं उनको जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कुछ पावर्स भी देता है और कुछ प्रिविलेजेस भी देता है अंडर सेक्शन 30। ये पावर्स एंड प्रिविलेजेस बिल्कुल वही हैं जो इंडियन पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दी गई हैं। तो वहाँ पे उनको कौन सी प्रिविलेजेस दी गई हैं वो समझना ज़रूरी है, ताकि हमें समझ में आए कि मेंबर्स ऑफ जे.एंड.के असेंबली को कौन सी प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस जो हैं वो 2 किस्म की हैं, एक तो कलेक्टिव प्रिविलेज है, दूसरी इंडिविजुअल प्रिविलेज है। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब क्या है? जो इंडियन पार्लियामेंट को एज ए होल है, मतलब पूरा पार्लियामेंट अगर आप कंसिडर करेंगे, पूरे पार्लियामेंट के पास जो प्रिविलेजेस हैं उसको बोला जाता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का मतलब है जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इंडिविजुअल मेंबर जो इंडिविजुअल लेवल पे उनको प्रिविलेजेस दी गई हैं उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस।
कलेक्टिव प्रिविलेजेस की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है वो किसी मेंबर को जो है एक्सपेल कर सकता है, निकाल सकता है हाउस में से उसके मिसबिहेवियर के लिए, या फिर पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं वो सीक्रेट सेशंस कर सकते हैं, यानी कि जिसमें कुछ को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है, या फिर अगर पार्लियामेंट का सेशन जो है चल रहा है तो वहाँ पे वो आउटसाइडर्स को, स्ट्रेंजर्स को अंदर आने से रोक भी सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट जो है वो विटनेस भी सीख कर सकता है किसी केस में। पार्लियामेंट ने अगर कमेटी सेटअप की है या पार्लियामेंट किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहा है बट उसमें उसको किसी विटनेस की ज़रूरत है, किसी को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट एज अ होल वो चीज़ भी कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स प्रिविलेजेस जो है पार्लियामेंट के, और यही जो है JNK असेंबली को भी दिए गए हैं। बट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, कोई MP है या कोई MLA है, तो इस MP और MLA को क्या पावर्स और प्रिविलेजेस हैं? पहला, ये असेंबली में, पार्लियामेंट में अगर कोई चीज बोलते हैं, मतलब कुछ डिस्कस करते हैं, कोई स्पीच देते हैं, कोई वोट डालते हैं, तो इस पे इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकती है, इस पे इनके खिलाफ कोई FIR फाइल नहीं हो सकता है, इसके खिलाफ इन पे कोर्ट कोई एक्शन नहीं कर सकता है। ये सेफली, सिक्योरली जो है, फ्रीली जो है पार्लियामेंट में या असेंबली में अपने ओपिनियंस को जो है आगे रख सकते हैं। इसी तरह से किसी मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब असेंबली का सेशन चल रहा हो या असेंबली के सेशन के शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 जून को अगर असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है तो 1 जून से 40 डेज पहले और 1 जून के 40 डेज बाद किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जब पार्लियामेंट का या असेंबली का सेशन चल रहा हो तो उस टाइम पे वो डिनाई कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोर्ट का कोई भी केस अटेंड करने से। फॉर एग्जांपल अगर उनके खिलाफ ही कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और कोर्ट ने कोई डेट ऑफ हियरिंग पे उनको कोर्ट में बुलाया हो तो दे कैन डिनाई दी जूरी सर्विस। वो मना कर सकते हैं। किस बेसिस पे वो मना कर सकते हैं कि हम जी पार्लियामेंट का सेशन या असेंबली का सेशन जो अटेंड कर सकते हैं, कर रहे हैं, इसलिए हम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो है इंडिविजुअली पार्लियामेंट के और असेंबली के मेंबर्स को दी गई हैं जो JNK पे भी एप्लीकेबल हैं। इसी तरह से अब जो मेंबर्स हैं असेंबली के, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस क्या है? वो अलाउंसेस और सैलरीज जो है दे आर टू बी डिसाइडेड थ्रू अ लॉ इन दिस रिगार्ड मेड बाय द असेंबली। ठीक है, हमारी असेंबली जो लॉ पास करेगी उसमें जो डिसाइड होगा सैलरी अलाउंसेस क्या है वही इनको पे की जाएंगी। अब जब तक ये कानून बनेगा तब तक इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? तब तक डिसाइड करेंगे LG। ठीक है, टिल लॉ टू दिस इफेक्ट इज मेड। अब असेंबली जो है हमारी, उसका मेन काम क्या है? हमारी असेंबली का मेन काम है, हमारी क्या, किसी भी असेंबली का, पार्लियामेंट का मेन काम है टू मेक लॉज, टू लेजिस्लेट लॉज, लॉज बनाना। ठीक है, अब हमारी असेंबली जो है वो किस चीज पे लॉ बना सकती है? वो उन सारी चीजों पे लॉज बना सकती है विच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 3 लिस्ट। एक हमारी स्टेट लिस्ट है, दूसरी हमारी कंकरेंट लिस्ट है और तीसरी हमारी यूनियन लिस्ट है। इस लिस्ट में है क्या? इस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं। सब्जेक्ट्स मतलब कुछ मैटर्स दिएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, इसी तरह से फॉरेस्ट्स। ये फॉरेस्ट जो है स्टेट लिस्ट का मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट्स का मतलब यहां पे क्या है। या इसी तरह से एजुकेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इनको बोलते हैं हम सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट वाले वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट्स लॉ बना सकते हैं या यूटीज जो हैं वो लॉ बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट जो है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों सेंटर स्टेट जो है दोनों इसमें लॉज बना सकते हैं। तो हमारी यूटी की जो असेंबली है वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में फॉलो करते हैं और कंकरेंट लिस्ट में, एक्सेप्ट
पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये दो सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रखे हैं। जैसे कि दिल्ली में केस है, वहां पे भी पुलिस का कंट्रोल जो सेंटर के पास है, पब्लिक ऑर्डर का कंट्रोल जो सेंटर के पास है। इसी तरह से हमारी JNK में भी पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर का कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास है। स्टेट उसमें लॉस नहीं बना सकता है, हाँ कंकरेंट लिस्ट में वो बना सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन जो है वो लॉज इन दो लिस्ट में से किसी पे भी नहीं बना सकते। नहीं, यूनियन के पास कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पावर्स हैं जिसमें वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉज बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट पर तो वो बना ही सकते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी का केस है, या अगर राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है कि उनको लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाए किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तो उस केस में भी हो सकता है। या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो यहीं से यूनियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि आप जी किसी हमारे सब्जेक्ट पर जो है लॉ बनाए, तो उस स्टेट पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है जो उस स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। तो इन क्रक्स, इन शॉर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है JNK की स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे बना सकती है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इस केस में वो नहीं बना सकती है, और उन सिचुएशंस में जहां एक्सेप्शनल पावर्स दिए गए हैं यूनियन लिस्ट को। इसी तरह से हमारा सेक्शन 33 ये एग्जेम्प्ट करता है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को फ्रॉम टैक्सेशन, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी यूटी में है तो उस पर यूटी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अप्लाई नहीं कर सकती है उस प्रॉपर्टी पे, यूनियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे। सिर्फ उस केस में टैक्स अप्लाई हो सकता है अगर उस प्रॉपर्टी पे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले टैक्स अप्लाई होता था। यानी कि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले अगर कोई ऐसी यूनियन की प्रॉपर्टी किसी स्टेट में थी जिस पे टैक्स अप्लाई होता था तो उस पे अप्लाई होता रहेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद किसी भी यूनियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर जो है टैक्स यूटी की गवर्नमेंट जो है अप्लाई नहीं कर सकती। ये रेस्ट्रिक्शन है। इसी तरह से एक और रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 34 में कि देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं वो? एक्चुअली ये मैटर्स जो हैं ये हैं आर्टिकल 286, 287 एंड 288 जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं हमारी असेंबली पे। आर्टिकल 286, 287, 288 और इनके अलावा आर्टिकल 304। ये किसके आर्टिकल्स हैं? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। हमारा सेक्शन 34 ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में जो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं वही रेस्ट्रिक्शंस जो हैं JNK असेंबली के लॉ मेकिंग पावर्स पर भी एप्लीकेबल हैं। तो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो, और ये आर्टिकल्स हैं क्या? आर्टिकल 286 जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। यानी कि अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है किसी गुड को, किसी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, और हमारे केस में यूटी गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है। आपको पता है कस्टम्स ड्यूटी इम्पोज होती है वो सेंटर ही इम्पोज करता है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे, ठीक है। तो हमारी यूटी जो है वो उस पर फिर से टैक्स अप्लाई नहीं कर सकती है। तो यूटी गवर्नमेंट को जो है रेस्ट्रिक्शन है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की है वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से स्टेट से बाहर अगर कोई चीज़ बिक रही है उस पर वो टैक्स नहीं लगा सकते हैं। आउटसाइड स्टेट, गुड्स सोल्ड आउटसाइड द स्टेट, उस पर भी वो टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और जो मैंने पहले आपको कहा कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उस पर भी टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से आर्टिकल 287 भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है किसी यूटी में, किसी स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट उस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं लगा सकता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी या यूटी की इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है टू रन द रेलवेज,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट या यूटी गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाए उस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, नहीं, उस पर वो टैक्स अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रही है तो उस पर स्टेट या यूटी गवर्नमेंट जो टैक्स नहीं लगा सकता है, इस पर कोई वो लॉ भी नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंटर स्टेट रिवर है, ऐसी कोई रिवर जो दो स्टेट्स या एक स्टेट और यूटी या दो यूटीज के थ्रू पास हो रही है, तो उस इंटरस्टेट रिवर को मैनेज करने के लिए अगर वाटर यूज हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो उस केस में भी यूजेज ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे भी कोई भी दोनों में से कोई भी स्टेट या दोनों में से कोई भी यूटी टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 304, अगर कोई स्टेट जो है किसी ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है इन द फेवर ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, मतलब लोगों के बेनिफिट के लिए अगर उनको लग रहा है कि उनको किसी चीज़ पे टैक्स लगाना है, किसी चीज़ पर जो है कंट्रोल रखना है जो किसी दो स्टेट्स के थ्रू एक्सचेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारी यूटी है और इसका ट्रेड जो है लेट से एमपी के साथ किसी गुड का हो रहा है, तो यूटी गवर्नमेंट जो है नॉर्मली जो है अननेसेसरीली कोई अलग टैक्स इस पे नहीं लगा सकती है। बट इन द फेवर ऑफ द पब्लिक ऐसा हो सकता है, बट इसके लिए जो है प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, विदाउट सीकिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यूटी गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई भी लॉ इंपोज नहीं कर सकती है जिससे रेस्ट्रिक्शन आ जाए ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स। यानी यूटी का किसी भी स्टेट के साथ जो ट्रेड कॉमर्स है उस पर रेस्ट्रिक्शंस वो नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ किस केस में वो लगा सकते हैं कि जब उनके पास प्रेसिडेंट का जो है प्रायर कंसेंट हो, प्रेसिडेंट की जो है प्रायर परमिशन हो। अब हमारे डिस्कशन के आज के डिस्कशन का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 35, विच डील्स विद द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखिए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, देयर आर 3 लिस्ट इन द पार्लियामेंट। अब यूटी जो है इट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। अब लेट से यूनियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे कोई लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे फॉर एग्जांपल। अब इसी चीज पे स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई लॉ बना रही है, तो यूनियन का भी लॉ है, स्टेट का भी लॉ है। तो और अब जो स्टेट का लॉ है इट इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन का लॉ कुछ और कह रहा है, स्टेट का लॉ जो है वो कुछ और कह रहा है। तो ऐसे केस में किसका लॉ माना जाएगा? ऐसे केस में यूनियन का ही लॉ माना जाएगा, ताकि इस इनकंसिस्टेंसी को खत्म किया जाए। इसी तरह से कंकरेंट लिस्ट पे भी अगर यूनियन ने भी लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बनाया, तो इस केस में भी यूनियन गवर्नमेंट का ही लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर स्टेट ने, हमारे केस में यूटी, अगर यूटी ने कोई ऐसा लॉ जो है किसी सब्जेक्ट पे बनाया है जिससे प्रेसिडेंट से उनको पहले कंसेंट मिली है, यानी कि पहले प्रेसिडेंट से परमिशन यूटी को आई है और यूटी ने बाद में लॉ बनाया है, तो ऐसे केस में यूटी का लॉ ही जो है वो प्रिवेल करेगा, वो इस केस में रिवोक नहीं होगा। बट कब? जब सिर्फ प्रेसिडेंट ने जो है इसमें अप्रूवल पहले दिया हो। बाकी केसेस में अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन का लॉ ही जो है वो प्रिवेल होगा। तो ये आज के सेशन में जो है हमने 10 सेक्शंस जो है इनको डिस्कस किया हुआ है। इस डिस्कशन को हम आगे लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम सेक्शन 36 जो डील करता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल बिल्स, वहाँ से आगे हम जो है डिस्कशन अपना शुरू करेंगे।